बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने कंट्रोल ऑफ कार्डियक साइकिल को डिस्कस करना है कि ये कार्डियक साइकिल। अच्छा, इस लेक्चर को याद करने से पहले, देखने से पहले, सुनने से पहले आप लोगों ने पिछला जो लेक्चर है उसको अच्छी तरह तैयार करना है, क्योंकि आज जो हम काफ़ी सारी बातें करेंगे उसका पिछले लेक्चर के साथ काफ़ी हद तक कनेक्शंस हैं। क्लियर? तो कार्डियक साइकिल्स, हमारे पास कार्डियक साइकिल की 3 फेजेस हमने डिस्कस की थी। सबसे पहले वो फेज़ है जब हार्ट मुकम्मल के सारे चैम्बर उसके रिलैक्स करते हैं, इसको हमने कहा था कार्डियक डायस्टोल। उसके बाद फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इसको हमने कहा था एट्रियल सिस्टोल। फिर उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हमने कहा था वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये 3 स्टेप हमने डिस्कस किए थे कार्डियक साइकिल के लास्ट लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये काम हो कैसे रहा है, कंट्रोल ऑफ कार्डियक साइकिल। अच्छा, सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं जब भी हार्ट की, तो हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये रहा हार्ट है, ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो एट्रिया, ये है इन एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर को सेपरेट करता है। ठीक है, उसके बाद ये है इंटर एट्रियल सेप्टम जो राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट करता है। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है जो राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। तो बहरहाल ये सारी टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, हमारा जो हार्ट वो इसी तरह काम करता है जैसे हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी बिजली का जो आलात होते हैं, पंखा है, लाइट है, जब तक उस, जैसे मैं बात करता हूँ फ़ैन की, तो जब तक उस फ़ैन के अंदर करंट नहीं गुजरता उस वक्त तक वो फ़ैन चलता नहीं है। एक लाइट की बात करूं तो जब तक उस लाइट में करंट नहीं आता वो लाइट ऑन नहीं होती। तो बिल्कुल इसी तरह है कि जब तक हमारे जो हार्ट के जो मसल्स हैं, ठीक है, उनसे करंट नहीं गुजरेगा। करंट किस शक्ल में होगा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या नर्व इम्पल्सेस की शक्ल में होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की शक्ल में होगा। तो जब तक हमारे मस्कुलर सेल से करंट नहीं गुजरता उस वक्त तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले वो आप कह सकते हैं जगह जहाँ से हमारे दिल के सेल को या कार्डियक मस्कुलर सेल्स को आप कह सकते हैं कि नर्व इम्पल्स मिल रही है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मिल रही हैं, उस जगह को कहा जाता है SA नोड। और वो होती कहाँ है? वो राइट एट्रियम के टॉप राइट साइड पे मौजूद होती है। यानी एक तो राइट एट्रियम की दीवार में होगी और उस राइट एट्रियम में भी राइट साइड की टॉप राइट पे होगी। क्लियर? अच्छा, ये SA नोड, इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसने हार्ट को बीट करवाना है, हार्ट को चलाना है। पेस मेकर कोई ऐसी चीज़ जो किसी की स्पीड को बढ़ाए, किसी की स्पीड को मेंटेन करे, उसको हम कहते हैं पेस मेकर। तो बहरहाल हमारे पास SA नोड, ये वो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से पंपिंग ऑफ हार्ट शुरू होती है। तो साइनो एट्रियल नोड का मेन काम क्या है कि इसने हार्ट की पंपिंग को शुरू करवाना है। अच्छा, इसके अंदर 2 तरह के सेल्स, वैसे तो कुछ मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कार्डियक मस्कुलर सेल और दूसरे को हम कहते हैं न्यूरल एंडिंग। ठीक है, यानी आपकी बुक में तो बहुत ही ब्रीफ से इसका स्ट्रक्चर दिया गया है कि ये एक गुच्छा है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ कार्डियक मसल सेल। आपकी बुक में तो सिर्फ कार्डियक मस्कुलर सेल की बात की गई थी, लेकिन चूंकि आपकी बुक में ही एक पोर्शन है उस वजह से मैंने न्यूरल एंडिंग्स भी लिख दिया कि न्यूरॉन्स के कुछ एंड, न्यूरॉन्स दे आर द पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, तो उसके कुछ एंडिंग्स भी इस साइनो एट्रियल नोड के अंदर मौजूद होते। अच्छा, ये जो कार्डियक मसल सेल्स हैं ये ऑटो रिदमिक सेल्स कहलाते हैं। ऑटो रिदमिक सेल्स कहलाते हैं। ये नॉर्मल मसल सेल से थोड़ा सा डिफरेंट है। आमतौर पे जो नॉर्मल मसल सेल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास कार्डियक मसल सेल हैं ये आप कह सकते हैं रिदमिकली नर्व इम्पल्स को ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे हैं। रिदमिकली यानी वक्फों वक्फों से हमारे ये वाले जो सेल हैं इनके अंदर एक पावर है कि जिसकी वजह से ये खुद ब खुद नर्व इम्पल्स को जनरेट कर रहे हैं। यानी ये जनरेटर ऑफ द हार्ट है और जनरेटर का काम क्या है? बिजली पैदा करना। ठीक है, ये अलग बात है कि जो हमारा जनरेटर होता है उसको चलाना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके अंदर ऐसा निज़ाम फिट किया है ये खुद ब खुद चल रहे हैं, ये खुद ब खुद चल रहे हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए क्लस्टर ऑफ कार्डियक मसल सेल एंड न्यूरल एंडिंग।
और ये जो SA नोड है ये लगा हुआ कहाँ है, एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम के अंदर लगा हुआ है। तो SA नोड का फंक्शन ध्यान में रखेगा। तो SA नोड हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जिसने नर्व इम्पल्स करंट को जनरेट करके आगे करंट की दीवारों के अंदर, करंट के स्ट्रक्चर के अंदर भेज देना है। अच्छा, जब वो करंट SA नोड से बाहर निकलता है तो वो मुकम्मल एट्रिया के अंदर फैल जाता है। अच्छा, जब ये करंट ये हार्ट की दीवारों के अंदर फैलेगा तो हार्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें। अब चूंकि हमारे पास ये जो चैम्बर है ये एट्रिया है, तो जब ये एट्रिया के अंदर करंट फैलेगा तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया कहलाती है एट्रियल सिस्टोल। तो अगला काम क्या होगा, हार्ट बीट स्टार्ट कब होती है, जब SA नोड सेंड नर्व इंपल्सेस टू द वॉल ऑफ एट्रिया। इसका इफेक्ट क्या होगा, इट काजेज द बोथ एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो करंट है वो वेंट्रिकल्स में नहीं जाता, यहाँ से एट्रिया की तो दीवारों में फैल जाता है और एट्रिया की दीवार कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, लेकिन वेंट्रिकल्स में क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये जो हमारे पास AV सेप्टम है, इसको हमने क्या नाम दिया था, AV सेप्टम। ये आप समझ लें कि इंसुलेटर होता है, जिसकी वजह से जो एट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेंट्रिकल्स में नहीं जाता। क्लियर। फिर वेंट्रिकल्स को भी करंट चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये जाएगा कैसे, बिल्कुल इसी तरह जहां आप कह सकते हैं कि इंटर एट्रियल सेप्टम, ये जो दीवार है जो एट्रिया के दरमियान में है, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को अलहदा करती है, तो यहाँ भी बिल्कुल उसके एंड पे एक और नोड मौजूद है। तो हार्ट में जब भी नोड की बात आएगी कंपोजिशन सेम होगी। ठीक है, कार्डियक मसल सेल और न्यूरल एंडिंग से वो बना होगा जैसे SA नोड बना हुआ है। तो SA नोड से फिर जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो यहाँ भी आती हैं, एक तो एट्रिया की दीवार में जाती हैं और दूसरा यहाँ भी आती है SA नोड से AV नोड में। तो अच्छा, AV नोड को रिले भी कहा जाता है। AV नोड को क्या कहा जाता है, रिले का। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसके जो सेल हैं वो इसके नर्व इम्पल्सेस की वजह से एक्टिवेट होते हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिक फंक्शन है। बहरहाल ये उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होगा, स्टिमुलेट नहीं होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक SA नोड से करंट यहाँ ना आए। तो इम्पल्सेस देन ट्रेवल टू एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, कि जो इम्पल्सेस हैं वो SA नोड से AV नोड में आती हैं, और AV नोड भी मेड अप ऑफ कार्डियक मसल सेल और इसके अंदर भी न्यूरल एंडिंग होती है। और ये मौजूद कहाँ होते हैं, इट लाइज एट लोअर पोर्शन ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम। तो जो इंटर एट्रियल सेप्टम है उसके एंड पे मौजूद होगा। अच्छा, अब करंट जब AV नोड में आएगा, आगे फिर क्या जाएगा, इस AV नोड के साथ एक धागों का गुच्छा अटैच होता है। AV नोड के साथ इस धागों का गुच्छा, इस गुच्छे को कहा जाता है AV बंडल या बंडल ऑफ हिस। हिस साइंटिस्ट का नाम था जिसकी वजह से इसका नाम बंडल ऑफ हिस रखा गया। और ये चूंकि एट्रिया और वेंट्रिकुलर के दरमियान ट्रांसमिशन का काम कर रहा है तो इस वजह से इसको AV बंडल भी कहा जाता है। तो आप ये समझ लें कि AV नोड के अंदर जब करंट आएगा तो एक तो ये करंट आगे भेज देगा, दूसरा ये करंट को एम्पलीफाई करके मजीद बढ़ा के आगे भेजता है। क्लियर। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी याद रखेंगे AV नोड पे जब करंट आया तो किस में चला गया, बंडल ऑफ हिस में चला गया। फ्रॉम AV नोड इंपल्सेस रीच एट बंडल ऑफ हिस, या इसको AV बंडल भी कहा जाता है। और ये जो बंडल ऑफ हिस है ये खास किस्म के धागों का या तारों का एक नेटवर्क है। अच्छा, यहाँ एक वर्ड मैं भूल गया, रिले। रिले कहते किसको है, जो एक तरफ से सिग्नल ले आगे भेज दे। तो AV नोड ने क्या किया, SA नोड से सिग्नल लिए और बंडल ऑफ हिस को भेज दी। अच्छा, बंडल ऑफ हिस मौजूद कहाँ होता है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में मौजूद होता है। और जब ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आता है तो ये दो ब्रांचेस में तकसीम हो जाते हैं। एक ये वाली ब्रांच जो राइट साइड पे मैसेज को लेके जाती है और एक वो ब्रांच जो लेफ्ट साइड पे करंट को लेके जा रही है। तो ये बात लिखिए, इट इज ए नेटवर्क ऑफ फाइबर। ये धागों का एक नेटवर्क है, मौजूद कहाँ है, प्रेजेंट इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो किसमें मौजूद है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में मौजूद है। क्लियर। अच्छा, ये जो AV बंडल है जब ये नीचे की तरफ आता है, डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस, तो ये लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में तकसीम होता है। ये जो आप कह सकते हैं बंडल ऑफ हिस की ब्रांचेस हैं, ये मेन वायर है, लेकिन आगे जो इंस्ट्रूमेंट को यानी हमारे वेंट्रिकल के जो मसल्स के सेल को करंट भेजेंगे वो यहां से छोटी छोटी तारें निकलती हैं बंडल ऑफ हिस से,
वो हमारे मसल की दीवारों को करंट सप्लाई करेंगी, मसल की दीवारों को करंट सप्लाई करेंगे। क्लियर? अच्छा, ये जो छोटी छोटी वायर्स इस बंडल ऑफ हिस्स से निकलती है, इनको परकिंजी फाइबर कहा जाता है। अगेन परकिंजी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो आप लोगों ने याद रखना कि जो एवी बंडल है, जब वो लेफ्ट और राइट ब्रांचेज में तकसीम होगी तो आगे उससे भी छोटे छोटे जो धागे निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं, और ये फिर वॉल ऑफ वेंटिकल्स में जाते हैं। और जब इन धागों के अंदर करंट आएगा तो ऑटोमेटिकली ये चूंकि हमारे मस्कुलर लेयर के अंदर जो वेंटिकल्स के उसमें ये जाके करंट को छोड़ते हैं, तो फिर वेंटिकल्स को जब करंट मिलेगा या नर्व इंपल्स मिलेगी तो वो कांटेक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो वेंटिकुलर कंट्रैक्शन कब होगी? स्टिमुलेशन ऑफ दीज फाइबर। तो ये फाइबर जब स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेशन का क्या मतलब है? जब इसमें नर्व इंपल्सेस आएंगे, काजेज वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और चूंकि ये दोनों में करंट एक ही वक्त में पहुंचता है, इस वजह से दोनों एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? अब देखें, हमारे पास पहले करंट आया एट्रियम में, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर वेंटिकल में आया, फिर वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब तक करंट नहीं आता ये डायस्टोलिक कंडीशन में है, फिर एट्रियल सिस्टोल हुआ, फिर वेंटिकुलर सिस्टोल हुआ। लेकिन आप देखें, पहले एट्रियल सिस्टोल हुआ, कुछ देर बाद वेंटिकुलर सिस्टोल हुआ। उसकी वजह यह है कि जब एसए नोड से एवी नोड तक करंट पहुंचता है तो ये करंट एट्रियम में तो पहले पहुंच जाता है, यहां से लेके यहां और यहां से फिर आगे वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स में जब करंट पहुंचता है तो थोड़ा सा डिले होता है। डिले से क्या मुराद है कि थोड़ा वक्त लगा के पहले एट्रियम में आता है, फिर थोड़ा सा डिले के बाद जो करंट है वो एवी नोड के जरिए से वेंट्रिकल में आता है। इस डिले का फायदा क्या होता है कि जब करंट एट्रियम में पहले आ गया और अभी वेंट्रिकल में नहीं पहुंचा, इसमें थोड़ा वक्त है, बेशक वो 0.15 सेकंड का ही है, इसका फायदा ये होगा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, सारा ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो यही बात लिखी गई है कि देयर इज ए डिले ऑफ 0.15 सेकंड। तो ये हमारे पास 0.15 सेकंड का डिले होगा ऑफ कंडक्शन और करंट के या नर्व इंपल्स के। जब भी मैं बात कर रहा हूँ करंट, तो इसका मतलब नर्व इंपल्स ही होगी, क्योंकि नर्व इंपल्स इज आल्सो टाइप ऑफ करंट। तो एसए नोड से एवी नोड तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो 0.15 सेकंड का लगता है। इसका फायदा क्या होगा? परमिटिंग, इसका ये फायदा होगा एट्रियल सिस्टोल के एट्रियल सिस्टोल पहले कंप्लीट हो जाएगा बिफोर वेंटिकुलर सिस्टोल, वेंटिकुलर सिस्टोल से पहले कंप्लीट हो जाए। लेकिन हमारे पास दो नोड है, जो एसए नोड है वो करंट को भेज रहा है एट्रियम के अंदर, जो एवी नोड है वो करंट को भेज रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि एसए एट्रियम के जो आप कह सकते हैं चैम्बर है वो एसए नोड के करंट पे डिपेंड करते हैं, और वेंट्रिकल के जो चैम्बर हैं वो एवी, हालांकि ऐसे एवी नोड खुद प्रोड्यूस इतना नहीं करता करंट, ये जो एसए नोड से ही जाके एक्टिवेट होता है, लेकिन इसके बावजूद लेकिन करंट आता ही इसके थ्रू है, क्योंकि बाकी जो दीवार है वो सारी की सारी, अगर खुदा ना खास्ता जो एसए नोड करंट भेज रहा है वो वीक हो, तो हमेशा रूल ये करंट थोड़ा होगा तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होगी? थोड़ी होगी। और जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन भी थोड़ी होगी, हार्ट का पंपिंग एक्शन भी वीक होगा। क्लियर? या खुदा ना खास्ता ये खराब हो जाए, या खुदा ना खास्ता एवी नोड खराब हो जाए। अच्छा, अगर एसए नोड खराब होता है, ठीक है, या एवी नोड खराब, अगर खाली एवी नोड खराब हुआ तो वेंट्रिकल्स में मसला आएगा, अगर एसए नोड खराब हुआ तो पूरे हार्ट के अंदर मसला आएगा। तो बहरहाल इसका सोल्यूशन क्या है? चूंकि हमारे पास ये जो एसए नोड है इसका काम जस्ट करंट को प्रोड्यूस करना, ये जनरेटर है, इसका काम क्या है? करंट को प्रोड्यूस करना। तो एसए नोड की जगह एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है जो इसकी तरह करंट को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। ठीक है? लेकिन बाज़ दफ़ा अगर मसला हो एवी नोड के अंदर, तो फिर ज़ाहिर बात है एवी नोड की जगह पे वो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाएगा। एसए नोड सही काम कर रहा है तो फिर एसए नोड को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी हम आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं जिन्होंने चैम्बर को हार्ट देना है, यहाँ नोड से मुराद क्या है? इन्होंने चैम्बर को हार्ट देना है, तो अगर एसए नोड ख़राब है तो एसए नोड वाली जगह पे लगेगा, अगर एवी नोड ख़राब है तो वो एवी नोड वाली जगह पे लगेगा। तो बहरहाल जो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाए जाते हैं ये डिपेंड करता है इन दोनों में से कौन सा नोड में फॉल्ट आया है। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर उसी तरह काम करते हैं जिस तरह ये करंट को प्रोड्यूस करने के और करंट को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। देयर इज ब्लॉक ऑफ फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स के बाद दफ़ा जो नोड्स हैं इन्होंने जो नर्व इम्पल्स को प्रोड्यूस करना है उनमें कोई ब्लॉक आ जाता है, या इफ इम्पल्स इनिशिएटेड बाय एसए नोड, या एसए नोड जो इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा वो वीक हो, तो वीक होने की वजह से जो हार्ट का पंपिंग एक्शन डिले हो जाएगा।
अगर ब्लॉक हो गया तो हार्ट की जो रिदमिसिटी है, रिदमिसिटी कहते हैं जो हार्ट प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है। रिदमिकल किसी ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जो कोई तरतीब से काम हो रहा हो और बार बार हो रहा हो, उसको हम कहते हैं रिदमिकल। तो हमारी हार्ट बीट की रिदमिसिटी क्या है, डायस्टोल होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। तो ये रिदमिकल है और हर एक को प्रॉपर टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हमने डिस्कस किया था 0.4 सेकंड है कार्डियक साइकिल, कार्डियक डायस्टोल के लिए, 0.1 सेकंड है एट्रियल सिस्टोल के लिए और 0.3 सेकंड है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए। अगर टाइमिंग में फ़र्क आ गया तो इसका मतलब है हार्ट सही काम नहीं कर रहा। तो या तो हार्ट की पंपिंग एक्शन डिले हो जाए या हार्ट का जो पंपिंग एक्शन या हार्ट की कोई बीट की रिदमिसिटी ब्लॉक हो जाए या डिले, कोई चैम्बर स्लो काम कर रहा हो, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर इस्तेमाल करते हैं। ये बैटरी ऑपरेटेड होता है। तो इस एक डिवाइस है जो आमतौर पे यहाँ लगाई जाती है, फिर इसके जो वायर्स हैं इन ऐसे नोड के अंदर भेजी जाती है, वो फिर वायर्स के ज़रिए से करंट हार्ट को भेजा जा रहा होता है। क्योंकि जाहिर बात है जो बैटरी ऑपरेटेड है ये भी तो करंट को जनरेट करने की सलाहियत रखते हैं और ये सर्जिकली ट्रांसप्लांट किया जाता है। अच्छा, लगाया कहाँ जाता है? अगर ऐसे नोड ख़राब हो तो ऐसे नोड वाली जगह पे, अगर एवी नोड ख़राब हो तो एवी नोड वाली जगह पे लगाया जाएगा। क्योंकि अगर एवी नोड ख़राब हो, ऐसे नोड सही काम कर रहा हो, तो फिर प्रॉब्लम एवी नोड से आगे क्या है, तो फिर यहाँ प्लांट किया जाएगा। यहाँ तो प्लांट करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ हम इम्प्लांट कर दें तो ऑटोमेटिकली फिर भी वही प्रॉब्लम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से आगे ब्लॉकेज हुआ है। ठीक है, इसका काम क्या, इट एमिट नर्व इम्पल्स एंड नॉर्मलाइज द हार्ट बीट। तो इसने उसी तरह जैसे नॉर्मल जो ऐसे नोड होता है उसकी तरह नर्व इम्पल्स को इमिट करना है और हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। आपकी बुक में ना सिर्फ एवी नोड वाली जगह लिखी हुई है, हालांकि ये दोनों जगह पे लग सकता है, ऐसे नोड वाली जगह पे भी लग सकता है और एवी नोड वाली जगह पे भी लग सकता है, और रीज़न मैंने बता दी क्यों लग सकते हैं। अच्छा, हमारा जो हार्ट है वो तकरीबन 1 मिनट में जो नॉर्मल कंडीशन है 70 टाइम धड़कता है और इस 1 मिनट में वो 5 लीटर ब्लड बॉडी में पंप करता है। अगर हम पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन में ये तकरीबन 8000 लीटर पूरे बॉडी में पंप कर रहा होता है। और पंप कहाँ करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। और हमारी जो ब्लड वेसल का जो नेटवर्क है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, अगर इसको हम एक तरतीब से लगा दें तो ये 96,000 किलोमीटर का जो नेटवर्क हमारी बॉडी में फैला हुआ है। और हार्ट बीट को कंट्रोल कौन कर रहा है, अभी मैंने बताया ऐसे नोड मेजर रोल प्ले कर रहा है, एवी नोड वेंट्रिकुलर आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, तो दोनों के मिलके काम करने से ओवरऑल कंट्रोल हो रहा है। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कि जो कार्डियक मसल सेल के साथ न्यूरल एंडिंग्स भी होती हैं, और ये न्यूरल एंडिंग होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। इनवॉलेंट्री, जैसे हमारे दिल खुद ब खुद धड़क रहा है तो इसको हमारा ब्रेन भी कंट्रोल कर रहा है किसी हद तक। ठीक है, किसी हद तक क्यों मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर एक खुद का प्रोसेस, ऐसे नोड की वजह से दिल खुद धड़कता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हमारे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल क्या का फ़ायदा क्या है, क्योंकि सिचुएशन के लिहाज से हमारी ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ और स्लो किया जा रहा है। ब्लड के देखो, एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट है उसके मसल सेल को मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसके मसल सेल को मिलेगी। ये एक बंदा को बुखार है तो जहाँ इन्फेक्शन मौजूद है जिसकी वजह से वो बुखार हुआ है, तो उस इन्फेक्शन वाली जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इम्यूनिटी के जो चीज़ें हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वाइट ब्लड सेल है, वहाँ पहुँचे ताकि उस बैक्टीरिया से, उन वायरसेस से लड़ा जा सके। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमारी ब्लड की सर्कुलेशन का तेज़ होना ज़रूरी है। और ब्लड की सर्कुलेशन उस वक्त तेज़ हो सकती है जब उसमें नंबर ऑफ नर्व इम्पल्सेस इंक्रीज़ करें। तो यही बात लिखी गई है कि नॉर्मली एक नॉर्मल रिदम के साथ हमारा हार्ट जो है वो खुद बीट कर रहा है, लेकिन जब सिचुएशन बन जाती है यानी जब हमारी हार्ट बीट को तेज़ करना होता है, तो ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये भी आप कह सकते हैं हमारे हार्ट को नर्व इम्पल्स सेंड करता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। तो यही बात लिखी गई कि ब्रेन आल्सो एक्सर्ट सम इन्फ्लुएंस ऑन द हार्ट रेट ड्यूरिंग फीवर एंड एक्सरसाइज। जैसे फीवर और एक्सरसाइज में क्या होता है कि ये नर्व इम्पल्स को सेंड करेगा टू ऐसे नोड, तो ऐसे नोड को सेंड करेगा और एवी नोड को सेंड करेगा, जिसकी वजह से हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। और इस हार्ट बीट का फ़ायदा टू कोप द सिचुएशन, कि सिचुएशन को का
सामना कर सकते हैं। इसकी वजह से सिचुएशन का मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड इन ऑर्गन्स या टिश्यू में जाएगा जहाँ इन्फेक्शन है या जैसे मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, तो ऑटोमेटिकली उतना ही वो चीज़ों को ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। अच्छा, लेकिन जैसे ड्यूरिंग रेस्ट या स्लीप बंदा सोया हुआ हो तो हमारे दिल की धड़कन को बहुत स्लो कर दिया जाता है ताकि हमारे बॉडी की एनर्जी ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो ये काम भी ब्रेन ही करता है, स्लो द सेंडिंग ऑफ नर्व इम्पल्स टू SA एंड AV नोड एंड डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हार्ट बीट। इन शॉर्ट अगर हम इस सारे को समराइज करें, हमारा हार्ट SA नोड और AV नोड कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन के लिहाज से हमारा नर्वस सिस्टम भी उस हार्ट की बीट की रेट को बढ़ा भी रहा होता है, रेट को कम भी कर रहा होता है सिचुएशन के एतबार से। तो ये कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट है। ये बेटा ये टॉपिक इसको अच्छी तरह जहन में रखेंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक हमारा ECG के हवाले से है ना, जब तक इस टॉपिक की समझ नहीं आएगी, इसको याद नहीं करेंगे, ECG वाला टॉपिक अगला आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बातें बार बार उसमें रिपीट होंगी। जब हम ECG को ड्रा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि AV नोड्स में का फंक्शन क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का फंक्शन क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम क्या होती है, हार्ट के कौन कौन से चैम्बर कहाँ मौजूद होते हैं, कहाँ कहाँ से करंट गुजरता है। SA नोड से गुजर के एट्रियम में आता है, AV नोड में आता है, फिर बंडल ऑफ हिस में आता है, फिर ब्रांचेज में जाता है, परकिंजी फाइबर में जाता है, वेंट्रिकल्स में जाता है। तो ये सारा रूट आप लोगों को अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ECG को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।